नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब कभी विदेश जाते हैं और वहां पर जब वो बोलते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि विवाद ना हो। राहुल गांधी के ज्यादातर विवाद इसलिए होते हैं क्योंकि राहुल गांधी जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो वो अक्सर भारत को लेकर कुछ कुछ ऐसे बयान देते हैं जो भारत से प्यार करने वालों को चुभते हैं, खराब लगते हैं। और हर बार यही सवाल उठता है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर आखिर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार क्यों करते हैं। एक बार फिर राहुल गांधी इन दिनों विदेश में हैं, अमेरिका में हैं। 3 दिन का उनका दौरा है। डलास में थे वो, और डलास में उन्होंने वहां पर भारतवंशियों को संबोधित किया और साथ साथ उनके साथ एक संवाद। इस कार्यक्रमों में उन्होंने भारत को लेकर, चीन को लेकर, दुनिया भर को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, बाकी तमाम धर्मों को लेकर, राजनीतिक व्यवस्था देश की उसको लेकर, भाषा को लेकर बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा। और उनकी हर बात पर एक नया विवाद छिड़ गया है। राहुल गांधी वैसे भी जब कभी विदेश जाते हैं तो भारत को लेकर, भारत की जो फॉल्ट लाइन है उसको लेकर हमेशा वो हमलावर रहते हैं। और इससे ऐसा नहीं है कि भारत में फॉल्ट लाइन नहीं है, ऐसा नहीं है कि भारत में सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत दुरुस्त है, ऐसा नहीं है कि भारत में जो कुछ है उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी, अब जबकि वो विपक्ष के नेता हैं, जब वो किसी और देश में होते हैं तो एक तरह से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। और जब भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति भारत को लेकर जब इस तरह की बातें करता है तो फिर लोगों को वो चुभती हैं। आज सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने दुनिया भर के तमाम नेताओं को देखा है जो किसी दूसरे देश में जाते हैं, और लोग ये तलाश कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी के अलावा दुनिया का कोई और नेता ऐसा है जो अपने देश से बाहर निकलकर अपने देश के बारे में इस तरह की बातें करता है। और जब राहुल गांधी के बयान जैसे ही वायरल हुए, बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी को देशद्रोही तक कह दिया। जैसा मैंने कहा कि उनके तमाम बयानों को लेकर कई तरह के विवाद हो रहे हैं, उनके ज्ञान को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन मैं दो टूक में आज जो विषय उठाऊंगा वो कुछ अलग तरह का है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी के तमाम जो बातें हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष के नेता हैं वो, और विपक्ष के नेता जब कुछ बोलते हैं तो उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। लेकिन मेरी शिकायत राहुल गांधी से यह है, जो आज मैं दो टूक में एक एक करके उठाऊंगा अभी। राहुल गांधी झूठ क्यों बोलते हैं? कुछ लोगों को यह शब्द असंसदीय लग सकता है, इसलिए झूठ को असत्य भी कहा जा सकता है कि राहुल गांधी असत्य क्यों बोलते हैं। और अक्सर चीन के प्रति प्यार और भारत पर प्रहार क्यों करते हैं। ये दो विषय जो बहुत जरूरी हैं, और दोनों विषय एक दूसरे से गुथे हुए भी हैं। क्योंकि मैंने कहा राहुल गांधी असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। आपको याद है आखिरी बार भारत में राहुल गांधी का जो बयान वायरल हुआ था वो क्या था? वो अक्सर बयान देते हैं, लेकिन राहुल गांधी का आखिरी बयान आपको याद है जो भारत में उन्होंने दिया था वो क्या था? भारत में उन्होंने कहा था कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट देखी है, और उन्होंने कहा कि जो मिस इंडिया की लिस्ट है उसमें एक भी दलित नहीं, एक भी अल्पसंख्यक नहीं, एक भी ओबीसी नहीं, एक भी आदिवासी नहीं। ये राहुल गांधी ने मिस इंडिया की लिस्ट देखने के बाद बोला था। लेकिन राहुल गांधी ने यह झूठ बोला था, क्योंकि भारत की मिस इंडिया की लिस्ट में कम से कम 24 अल्पसंख्यक समुदाय की हैं, कम से कम 2 ओबीसी हैं, 1 आदिवासी है, दलित है। हर वर्ग से भारत की महिलाओं ने मिस इंडिया के मंच पर परचम लहराया है। फिर सवाल उठता है राहुल गांधी ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने लिस्ट देखी नहीं, या देखकर भी उन्होंने जानबूझकर झूठ बोला क्योंकि वो समाज में बंटवारा चाहते हैं? या राहुल गांधी इन दिनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं? मुझे क्या कि राहुल गांधी की स्क्रिप्ट आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिखी जा रही है। अब देखिए ना,
राहुल गांधी की मैंने कहा एक एक बात जो है मैं उसके ऊपर एक एक खुलासा करूंगा। हो सकता है डिस्कशन में हम बहुत सारी चीजें ना ले पाएं, लेकिन राहुल गांधी के आज के जो झूठ हैं वो, और साथ साथ उन्होंने पहले भी तमाम झूठ जो बोले थे उनको सिलसिलेवार तरीके से मैं ग्राफिक्स में आपको दिखाता रहूंगा, देखते रहिएगा। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि राहुल गांधी ने एक सबसे बड़ा झूठ चीन को लेकर बोला, जो उनका चीन का प्यार दिखाता है और भारत को लेकर वो किस तरह की सोच रखते हैं दिखाता है। राहुल गांधी का चीन महान, नया नया व्हाट्सएप ज्ञान। जी हां, राहुल गांधी का चीन महान, ये नया नया है व्हाट्सएप ज्ञान। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग जो कुछ भारत में जो कुछ बनता है, कपड़े, मोबाइल फोन, घड़ियां, सब कुछ भारत में जो सब चाइनीज है, सब भारत के लोग चाइनीज चीजें पहन रहे हैं, चाइनीज चीजें यूज कर रहे हैं। मेरे पास जो पेन है वो चाइना का नहीं है, भारत का है। मेरे पास जो मोबाइल है वो चाइना का नहीं है। यानी जो कपड़े पहने हैं वो मेड इन इंडिया हैं। भारत में आज हर चीज बनती है, लेकिन राहुल गांधी को सब कुछ चाइनीज नजर आता है। ये चाइना का चश्मा पहना है उन्होंने, या चाइना के साथ जो करार किया था 2008 में, ये वो करार बोलता है। ये सब शोध का विषय है। राहुल गांधी अपने आप में, राहुल गांधी के जो तमाम भाषण है वो अपने आप में शोध का विषय है कि आखिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान कहां से मिलता है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में बेरोजगारी है, चीन में कोई बेरोजगारी नहीं है। चीन में कोई बेरोजगारी नहीं है, राहुल गांधी कह रहे हैं। यह व्हाट्सएप ज्ञान है, यह झूठ है, असत्य है। यह चीन से उनका प्यार है या 2008 का करार है, क्योंकि चीन में इस वक्त भारत से ज्यादा बेरोजगारी की दर है 17.8%। और आप जानते हैं चीन में आज से नहीं, पिछले 3-4 सालों से चीन में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। 2 साल पहले चीन में बेरोजगारी की दर 50% थी, जिसके बाद चीन ने अपने बेरोजगारी दर के आंकड़े प्रतिबंधित कर दिए, उसको दिखाने से मना कर दिया। 50% वहां बेरोजगारी की दर थी। और आज भी जो आंकड़े वो लोग मैनिपुलेट करके चीन दिखाता है, उसमें चीन की बेरोजगारी दर 17% है, भारत से कहीं ज्यादा है। तो ये चीन के प्रति उनका प्यार नहीं तो और क्या है। तो आज दो टूक में यही सब चर्चा करेंगे, एक एक करके राहुल गांधी ने जो बातें कही उनका हम फैक्ट चेक करेंगे और एक एक तथ्य आपके सामने रखूंगा। और मेरे साथ आज मेहमान भी रहेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी को भी सुनना चाहिए और राहुल गांधी के विरोध में जो बीजेपी कह रही है उसको भी सुनना चाहिए। वो सुन लीजिए, उसके बाद मेरे मेहमानों से आज की डिस्कशन, आज की चर्चा शुरू होगी। What I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. Every single word that I have said to you is in the Constitution. The foundation of modern India is the Constitution. And what people understood in the election clearly, and I saw it happening, when I used to raise the Constitution like this, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. आज ये कहते हुए दुख हो रहा है कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा है। उनको यह भी नहीं पता है कि विदेशी भूमि पर जाकर क्या बात करनी है, और जिस संविधान को वो पकड़कर घूमते हैं उस संविधान को उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। वो चीन के खिलाफ एक शब्द, एक वक्तव्य नहीं दे पाए, पहली बात। दूसरी बात, वो भारत को कमजोर बताते हैं भारतीय सेना पिट गई,
जो कभी हो नहीं सकता है, और चीन के साथ वो खड़े रहते हैं। तीसरी बात, बार बार हमने मांग करी कि चीन के साथ आपने पार्टी टू पार्टी समझौता किया जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, वो एमओयू सार्वजनिक करिए। और आज बड़ी जिम्मेदारी से और विश्वास से मैं कह सकता हूं, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की ये जो कड़ी लगा रखी है राहुल गांधी ने, ये उस एमओयू का ही परिणाम है। India has an employment problem, but there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So India has to think about the act of production and organizing production. And India has to, it's not acceptable that India simply says, okay, manufacturing, what you call manufacturing or production is going to be the preserve of the Chinese, it's going to be the preserve of the Vietnamese, it's going to be the preserve of the Bangladeshis. राहुल गांधी बहुत ही बड़े झूठे हैं और राहुल गांधी की पूरी मंशा सिर्फ चीन प्रेम की और भारत अपमान की है। ये विश्व अच्छी तरीके से जानते हो। अगर आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि चीन के अंदर जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो 17% पहुंच चुका है और भारत आज एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आगे बढ़ रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के अंदर। आज हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर हम लीडर बन चुके हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में उनका एक सीक्रेट एमओयू है, इसीलिए हमेशा जब भारत और चीन के बारे में आती है वो चीन के साथ खड़े हुए देखते हैं, ना कि भारत के साथ। The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। जो बाहर में जाकर के देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी लगता है भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। Devta in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. Meaning he's a completely transparent being. Right? It does not mean God. So if this person tells me every single thing that he believes or he thinks and he tells it to me, that's the definition of Devta. Right? It's the idea that you destroy yourself. राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भी अपनी पुरानी आदत मतलब कि भारत और हिंदू संस्कृति को गाली देना, अपमानित करना उसे नहीं छोड़ते और इसीलिए आज फिर से एक बार राहुल गांधी ने अद्भुत ज्ञान दिया। जो राहुल गांधी वैसे पहले कह चुके हैं कि मंदिर में जाने वाले लड़कियों को छेड़ते, वो कहते देवता का मतलब भगवान नहीं होता। राहुल गांधी जी क्या किसी और धर्म के पैगंबर इष्ट भगवान के बारे में ये कह सकते हैं? आप कभी नहीं कहेंगे, परंतु ये केवल और केवल हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, और इसीलिए कभी कहते प्रभु श्री राम का अस्तित्व ही नहीं। प्रभु श्री राम को भी ये भगवान नहीं मानते, अब देवता भी भगवान नहीं होता ये कह रहे हैं। तो चलिए, तो मैंने आपको तमाम बयान सुनवाए और अब आज की डिटेल चर्चा शुरू करते हैं, आज की डिबेट शुरू करते हैं। मेरे साथ आज 4 मेहमान आज की इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ शिवम त्यागी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी जी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़ चुके हैं, तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। ईशान शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप चारों और अमेरिका से सीधा जुड़ रहे हैं ईशान शर्मा, और वहाँ की हलचल के बारे में उनसे बात करेंगे। चारों मेहमानों का शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे करता हूँ। तहसीन पूनावाला जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, मुझे लगता है तहसीन पूनावाला जी अभी अपना कैमरा सेट कर रहे हैं। मालूम नहीं उनका चीन का फ़ोन है कि भारत का फ़ोन है कि सेटिंग करने में इतनी देर लग रही है। अगर भारत का होता तो फटाफट सेटिंग हो जाती, शायद चीन का फ़ोन है उनका। सेट हो गए आप? मुझे लगा आपका चीन का सिस्टम है, इतनी देर लगा रहा। हमारा तो इंडियन सिस्टम है, खटाखट सेट हो गया। तो नहीं, प्रॉब्लम ये हुआ अशोक जी, थैंक यू आपकी शो में शिरकत करने का मौका मिला, लेकिन फटाफट ये जो नेटवर्क है जो 5G वो चला गया और मुझे 4G पे आना पड़ा, इसलिए।
वो जिन्होंने कहा था कि हमने डिजिटल इंडिया बनाया, हाँ। वो कंटिन्यू सप्लाई नहीं कर पाए, वो हाँ फेल हो ठीक है, गए। वो आपकी शिकायत जायज़ है, उस शिकायत में मैं भी अपना सुर मिलाता हूँ, वो शिकायत तो है। लेकिन मेरा फ़ोन जो है इंडिया ना बड़ा बढ़िया चलता है, 4G 5G सब में बढ़िया चलता है। लेकिन चलिए सीधा सवालों की शुरुआत करते बस हैं। आप भी तहसीन बढ़िया चलिए, आप ही बढ़िया चलिए, आप ही से अपेक्षा है। जी, चलिए सीधा सवालों की शुरुआत करते हैं। ये मैं कह रहा था कि राहुल गांधी के भाषण आजकल व्हाट्सएप से लिखे जाते हैं क्या? मैंने जिक्र किया ओपनिंग में, पहले उन्होंने भारत में जो उनका आखिरी मुझे बयान याद है जो बड़ा वायरल हुआ, उसमें उन्होंने कह दिया कि भारत की कोई मिस इंडिया, मैंने सारी मिस इंडिया की लिस्ट देखी है, कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई ओबीसी नहीं, कोई पिछड़ी नहीं। उसका तो सारा फैक्ट चेक हो चुका, वो आप जानते होंगे। अब वो कह रहे हैं चीन में कोई बेरोजगारी नहीं। ये आंकड़ा कहाँ से लाए वो, चीन में कोई बेरोजगारी नहीं? मैंने पूरा चेक किया, चीन में तो बेरोजगारी का आंकड़ा 50% तक जा चुका है। चीन में जो है बच्चे माँ बाप की पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं, रॉटन टेल किड्स कहा जाता है वहाँ, सड़े हुए बच्चे कहा जाते हैं वहाँ इस वक्त की जो जनरेशन है। भारत से कहीं ज़्यादा वहाँ पर जो है, जब आंकड़े उन्होंने मैनेज कर लिए, डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे, उसके बावजूद उन्होंने जो आंकड़े मैनेज किए उसके अनुसार वहाँ की बेरोजगारी दर भारत से कहीं ज़्यादा है। तो राहुल गांधी ऐसा असत्य क्यों बोलते हैं? क्या विपक्ष के नेता को ये शोभा देता है? अशोक जी, मैंने राहुल गांधी जी का स्पीच जो यूएसए में था और इंटरव्यू सब्सिक्वेंट, वो दोनों बहुत ही गहराई से पढ़ा, और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक्चुअली बहुत ही फैक्चुअल बात की। देश के विपक्ष के नेता ने कहा कि एक चाइनीज मॉडल है और अब दुनिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में China+1 में जा रहे थे। वो दरअसल बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग हब की, और भारत मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाया। जो China+1 पॉलिसी है, सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से या तो वियतनाम शिफ्ट हो रही है या तो मैक्सिको शिफ्ट हो रही है साउथ अमेरिका के अंदर। इंडिया में अब तक मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट नहीं हो रही। आरबीआई का डेटा बताता है अब भी हम ऑप्टिमल कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं, हम 72% मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे, जो प्री डिमोनेटाइजेशन था। ये सबसे पहली बात, और ये जानना बहुत जरूरी है। और इनकी बहुत बड़ी वजह एक है फेल्ड पॉलिसीज ऑफ द करंट गवर्नमेंट। ठीक है, इस डिबेट में बताया जाएगा कैसे भारत चीन से ज्यादा तेज ग्रोथ कर रहा है, जीडीपी ग्रोथ, और उसको मैं मानता हूं। लेकिन बेस क्या है? हमने 0% टच किया था और -28.7% जो चीन ने नहीं टच किया था। मैं कोई चीन का सपोर्टर नहीं हूं, मैं राहुल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो भी चीन का सपोर्टर नहीं। वो एक चीज बता रहा है कि वर्तमान देश के अंदर जो यूथ है, युवा है, नौकरियों की एक बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या बढ़ती जाएगी। और आप इसे कितना भी व्हाइट वॉश कर दे, आप मतलब मैं आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, मैं एक जनरल स्टेटमेंट कर रहा हूं, कितना भी सरकार अपने आप को बचाने के लिए राहुल गांधी को अटैक करे, गिरिराज बाबू जैसे लोग उनको देशद्रोही कहे, सवाल ये है कि देश का युवा जानता है इस वक्त नौकरी की बहुत बड़ी तहसीन जी, बेरोजगारी, तहसीन जी देखिए, दो फैक्ट हैं, मैं फैक्ट्स पे आता हूं। बेरोजगारी भारत में ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी ने कोई इनकार नहीं कर सकता, बेरोजगारी भारत में है। लेकिन चीन में बेरोजगारी नहीं है, ये ज्ञान उनको कहां से मिला? मैं तो, और आपने उनका आपने मैन्युफैक्चरिंग, अरे उनका एग्जैक्ट वर्ड है, मैंने अभी सुनवाया, उनका एग्जैक्ट वर्ड है चीन में बेरोजगारी नहीं है, वियतनाम में। आपने तो इतना ध्यान से सुना, वो ठीक है, आप व्हाइट वॉश आपको करने की जरूरत पड़ रही होगी, वो अलग बात है, क्योंकि आपने उसको कोई और ट्विस्ट दे दिया। मैन्युफैक्चरिंग हब भारत नहीं बन पाया और चीन की तरह, वो एक शिकायत हो सकती है, उसमें भारत को भी बहुत सुधार करना, वो ठीक है। मैं लेकिन फैक्ट पे बात कर रहा हूं सीधा। ये उनको ज्ञान कहां से मिला? जैसे मिस इंडिया का ज्ञान मिला था, वैसे उनको ये ज्ञान कहां से मिला कि बेरोजगारी चीन में नहीं है? उन्होंने ये नहीं कहा चीन में बेरोजगारी, सर ये कहा है। मैं अपनी टीम को बोलूं उनका बयान निकलवा दे, अगर आप बोलते हैं तो मैं अपनी टीम को बोलता हूं राहुल गांधी का जो बयान है कि चीन में बेरोजगारी नहीं है, वियतनाम में बेरोजगारी नहीं है, वो बयान जरा निकलवा दें, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है वहां पर बेरोजगारी नहीं होती। वो एक कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट अगर हमें जी बोलिए आप, फिर जी, अगर कॉन्टेक्स्ट, अगर बोलिए फिर मैं बोलता हूं। अगर कॉन्टेक्स्ट है तो भी मैं कह रहा हूं चीन में, मेरे पास जो डेटा पूरा है, चीन में बेरोजगारी दर आज से 1-1.5 साल पहले 50% थी। उसके बाद चीन ने बेरोजगारी के आंकड़े निकालने बंद कर दिए। 50%। अगर वो इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, इतना उससे चीन से प्यार है, आप कह रहे हैं नहीं है, वो अलग बात है, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, प्यार है नहीं है वो बाद में बात कर लेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कौन सा कॉन्टेक्स्ट ये, और कॉन्टेक्स्ट में गलत चीजें क्यों देना, गलत आंकड़े क्यों देना कि चीन में उनके स्पेसिफिक वर्ड है चीन में बेरोजगारी नहीं है। और मैं कह रहा हूं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर राहुल गांधी अमेरिका गए हैं। चीन के पास एक मॉडल है मैन्युफैक्चरिंग का, और ये मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्टेक्स्ट में डिबेट हो रही थी या बातचीत हो रही थी, और उस मॉडल के कारण
उनका जो पॉपुलेशन है, अब जो एजिंग पॉपुलेशन है, उनकी गलत पॉलिसी की वजह से आज उनके पास एक सिक्योरिटी नेट है। जैसे आपने कहा कि माँ बाप के पेंशन के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा एक सिक्योरिटी नेट आता है। भारत के अंदर बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग मॉडल नहीं है, जो बेरोजगारी और बिकॉज इकोनॉमी इनफॉर्मल इकोनॉमी, जिसका डेटा खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे पास नहीं, इसकी वजह से भारत के अंदर बेरोजगारी की समस्या चीन और वियतनाम से बहुत ज्यादा। लेकिन इसमें और एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं, भारत की इकोनॉमी, लेबर फोर्स अधिकतर ये चलती है इनफॉर्मल इकोनॉमी पे, और इस इनफॉर्मल इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने वाली वर्तमान सरकार थी, चाहे वो नोटबंदी थी जो एक बहुत ही गलत मूव था, फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी थी, और अन्य पॉलिसी जिसके कारण हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुई। इनफॉर्मल इकोनॉमी क्यों? हमारी फॉर्मल इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हुई। मैं शुरुआत में कहा -28.7% हमारा जीडीपी गिरा था। आज आप, और आज सारे शोज पे मैं जा रहा हूं, मैं शाम के 5 बजे से शो पे था, सब कह रहे हैं हमारी जीडीपी पर क्वार्टर चीन से ज्यादा है। मैं इसको मानता हूं, लेकिन हमारी गिरी भी -28.7% थी, वो चीन की नहीं गिरी थी। इस फैक्टर को आप नहीं देख रहे, बेस को हम नहीं देख रहे। सर, सवाल ये आ रहा है, मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा। मैंने तो पहले ही कहा, जो बाकी चैनल कर रहे हैं मैं उन पे बात ही नहीं करूंगा। नहीं, आप बिल्कुल, मैं बात जीडीपी को लेकर, जीडीपी के आंकड़े, जीडीपी के आंकड़े, और मैं आप एक बता रहा हूं, आपने इकोनॉमी थी, मैं नहीं, कॉन्टेक्स्ट इकोनॉमी का हो नहीं हो, कॉन्टेक्स्ट किसी चीज समझना होगा सर, कॉन्टेक्स्ट नहीं तहसीन जी, कॉन्टेक्स्ट किसी चीज का हो, कॉन्टेक्स्ट नहीं, अगर मैं सही कॉन्टेक्स्ट भी दे रहा हूं, नहीं, अगर मैं सही कॉन्टेक्स्ट भी दे रहा हूं तो मुझे झूठ बोलने की परमिशन सही कॉन्टेक्स्ट नहीं दे सकता। मुझे झूठे आंकड़े रखने की, मुझे झूठे फैक्ट्स देने की परमिशन सही कॉन्टेक्स्ट भी नहीं देता। अगर मैं सही कॉन्टेक्स्ट रखूं कि तहसीन पूनावाला एक बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे वक्त है, सही कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन उसके बाद मैं कहूं कि तहसीन पूनावाला चोरी करते हुए इंग्लैंड में पकड़े गए हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट कितना ही अच्छा हो, लेकिन मैंने एक झूठ बोला, तहसीन पूनावाला चोर नहीं है। तो इसी तरह से चाइना में बेरोजगारी है, राहुल गांधी कहते हैं चाइना में बेरोजगारी नहीं है। मैं कॉन्टेक्स्ट की बात ही नहीं कर रहा, और मैं फिर कह रहा हूं, आप जीडीपी को लेकर, आप नोटबंदी को लेकर, आप भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, भारत की बेरोजगारी को लेकर आप 50 चीजें कह सकते हैं, और मुझे उसमें, आज मैं आपसे कहूंगा, मैं बहुत सारी चीजों में सहमत हो सकता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी कदम कदम पर झूठ बोल रहे हैं, इस देश को ही नहीं दुनिया को बरगला रहे हैं। मेरा ये पॉइंट है, और आज मैं पूरी डिबेट में इस पॉइंट पे स्टिक रहूंगा। मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहता हूं जल्दी से, फिर मैं शिवम जी के पास जाऊंगा। एक ही लाइन, फिर आप शिवम जी के पास जाइए। मैं इसमें यह ऐड करना चाहूंगा कि राहुल गांधी बिल्कुल सच ही नहीं कह रहे। जो वर्तमान सरकार की पॉलिसीज है वो हमारी फॉर्मल इकोनॉमी को भी डिस्ट्रॉय कर रही है और उसमें रोजगार लाने में प्रॉब्लम ला रही है। और उसका एक उदाहरण देते मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक ही उदाहरण देंगे, आज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो जीएसटी में कॉम्प्लिकेशन सरकार ने लाई है, अगर आप गाड़ी खरीदोगे तो 18% जीएसटी, इस पे सीट पे 28% जीएसटी, गाड़ी बिना सीट के गाड़ी खरीद सकते। ये सरकार मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मल सेक्टर में भी डिस्ट्रॉय करी, रियल एस्टेट को भी डिस्ट्रॉय करी, स्टॉक मार्केट को भी डिस्ट्रॉय करी। ये सरकार फॉर्मल इकोनॉमी को भी डिस्ट्रॉय करी, इसलिए क्योंकि इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री इस देश ने नहीं देखा है। पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री घमंडी और इनकॉम्पिटेंट है। और मैं फिर कह रहा हूं, ओके, मैं शिवम आपके पास आ रहा हूं। ओके, मैं फिर आ रहा हूं, मैं फिर विषय पर वापस आ रहा हूं। शिवम, मुझे मालूम है तहसीन जी, आज आपको राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए, राहुल गांधी को फैक्चुअली डिफेंड करने के लिए आपको इकोनॉमी पे जाना पड़ेगा, आपको इधर जाना, उधर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं राहुल गांधी के एक एक बात को मैं प्रूव करूंगा और तथ्यों के साथ प्रूव करूंगा कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बोलते हैं, भारत में बोलते हैं, भारत के बाहर बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, और मैं उसी चीज पर स्टिक रहूंगा। आपने बाकी इकोनॉमी पे कहेंगे, मैं उस पर कोई डिबेट नहीं करूंगा। मैं राहुल गांधी के सारे झूठ का एक एक करके पर्दाफाश करूंगा। शिवम त्यागी, आप लोगों ने राहुल गांधी को देशद्रोही क्यों बोला? भाई वो ठीक है, वो उनकी बातें, वो झूठ बोलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिखकर वो भाषण बोलते हैं, वो समझ में आता है, लेकिन देशद्रोही तो नहीं। एक शब्द तो रह गया, मुझे लगता है कि हमारी लीडरशिप में वो भी कहीं ना कहीं बोला होगा, वो शायद मिस हो रहा होगा। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी बात करते हैं विदेश में, वो हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता कम और चाइनीज एजेंट ज्यादा लगते हैं। अब इसका मैं 2-4 एग्जांपल्स करके उसको पर्सपेक्टिव में लाने की कोशिश करूंगा। आप मुझे एक चीज बताइए, पहली बात तो फैक्चुअली बिल्कुल ठीक बात है, वो बिल्कुल इनकरेक्ट बोल रहे हैं। अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो की बात कर रहे हैं तो जाहिर है जब तक उन्होंने डेटा मैनेज करना नहीं शुरू किया था तब तक तो वहां पर 17% युवाओं में बेरोजगारी थी। लेकिन अगर हम उसके अलावा भी बात करें, एक्चुअली मैनेज करने की भी अगर हम बात करें तो
वहां पर जो है बेरोजगारी दर 2023 में 5% थी, उनके हिसाब से हमारे यहाँ 4.8% थी। 2024 में जो है चाइना 4.7 था, भारत जो है 4.2% था, हम उनसे बेहतर थे। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से ये कहते हैं कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है इस वजह से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होने का डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से। हम एक जमाने में उसमें 131वें नंबर पर होते थे, आज 61वें नंबर पर है। चीजों को हमने बेहतर किया है। लास्ट 1 बिलियन जो है हमने मात्र 10 साल में ऐड किया है, जो कि किसी भी एक 10 साल में हिंदुस्तान की इकोनॉमी में ऐड नहीं हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुस्तान का नेता विपक्ष हिंदुस्तान की बुराई करते करते चाइना की जो तारीफ कर देता है, वो अपने आप में एक डाइजेस्टिव मामला नहीं है। अभी पिछले दिनों उन्होंने कह दिया था कि चाइना जो है एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, दुनिया जानती है डेमोक्रेटिक है, कैसी डेमोक्रेसी है, उसको भी दिखाई। अब इसके आगे एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। अब वो चाइना में बार बार पिछले एक बार समय में उन्होंने कह दिया था कि जो है सेना पिट रही है, और सब जानते हैं फैक्चुअली क्या हुआ था, किस तरह की स्थितियां थी। छोड़ दीजिए इस बात को, आप इकोनॉमी को लेकर झूठ बोल रहे हैं, आप तमाम चीजों पर झूठ बोल रहे हैं। एक तो फैक्चुअली इनकरेक्ट, दूसरा इसका अगर मैं पहलू निकाल कर देखूं, जिस अमेरिका में वो बात कर रहे हैं, जिस देश में बैठकर वो बात कर रहे हैं, अगर हम मैं वहां की भी बात करूं, अभी पिछले दिनों प्यू रिसर्च सेंटर है जिसने 31 डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि लोकतांत्रिक जो सबसे मजबूत देश है उन पर रिसर्च किया था। हिंदुस्तान खुद यूएसए की रिपोर्ट के आधार पर 66% के साथ दुनिया का सबसे टॉप 2 लोकतांत्रिक कंट्रीज में सेकेंड नंबर पे था। यानी कि 66% लोग हिंदुस्तान के ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर, संविधान पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। ये उन्हीं की एजेंसी कह रही है और राहुल गांधी उन्हीं के देश में बैठकर कहते हैं कि नहीं नहीं हिंदुस्तान में इस तरह की प्रॉब्लम है। अब तीसरे पहलू पर आते हैं। एक है सांस्कृतिक पहलू जो कि सबसे खतरनाक है। राहुल गांधी हिंदुस्तान के लिए सांस्कृतिक स्तर पर अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड एक भस्मासुर नेता है। जिस सांस्कृतिक चीजों को लेकर, जिस संस्कृति को लेकर विवेकानंद से आज सदगुरु तक की मैं बात करूं या फिर श्री श्री रविशंकर की बात करूं या जितने भी हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं या फिर नेता भी मान लीजिए, जो हमारी संस्कृति की दुहाई देते हैं और उसका बेहतर वर्जन दुनिया में लेकर जाते हैं, राहुल गांधी उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे लेकर जाते हैं। वो देश में कहे कि भाई जो मंदिर जाते हैं वही लड़कियां छेड़ते हैं, ये एक अलग विषय हो सकता है। उनकी 5 जनरेशन राम मंदिर ना जाए, ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन जब आप विदेश में जाकर इस तरीके से कहें कि क्या आपने देव शब्द सुना है, वो भगवान नहीं होते, दे आर नॉट डेटीज, दे आर नॉट गॉड। और उसके बाद उनकी एक लंबी परिभाषा मैंने लिख कर रखी हुई है, विषय बहुत साफ है। इस तरह की अगर मुझे धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, मैं मानता हूं कि मुझे उसमें बहुत ज्यादा इलेबोरेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इस हिसाब से कहने लगूं देवादिदेव महादेव होते हैं तो क्या भगवान नहीं है क्या? देवों के देव महादेव भगवान नहीं है क्या? और फिर दूसरी बात, आप पैरेलल जो दूसरे कोई भी धर्म है आप उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। मेरा बहुत सीधा सा मानना है, अभी तो आपका वो दत्तात्रेय वाला टाइटल क्लियर नहीं है, ऊपर से अभी तो आपकी नागरिकता भी क्लियर नहीं है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है मामला। क्या आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं या 2 जगह के हैं क्या? इस तरह से देश को, देश की संस्कृति को अपमानित करना उचित नहीं है। और मैं ऐसा समझता हूं कि चाहे वो संस्कृति का विषय हो, आप अगर वहां पर कुछ नॉलेज नहीं रखते ना बोले। दूसरी बात डेटा की है, तो जो डेटा उन्होंने पेश किया है चाइना के परिप्रेक्ष्य में वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, उसमें कोई आधार नहीं है। आज की सिचुएशन को देखते हुए बिल्कुल मैं उनका बयान भी मेरे लिए तैयार है। मैं जल्दी से टिप्पणी कर दीजिए, फिर मैं हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगा। जल्दी से क्विक आपकी टिप्पणी। राहुल गांधी जी का मैंने 1 मार्च 2023 का कैम्ब्रिज का लेक्चर सुना था, जिसमें उनका टॉपिक उस लेक्चर का था कंपैरिजन बिटवीन 2 पोलर वर्ल्ड्स। वो टॉपिक था यूएसए और चाइना, और स्पेसिफिकली उस टॉपिक में वो कहते हैं कि चाइना एक लोकतांत्रिक मुल्क नहीं है, उनका मॉडल अलग है, भारत का लोकतांत्रिक होना चाहिए। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता मेरे भाई शिवम कहते हैं उन्होंने चाइना को लोकतांत्रिक मुल्क कहा। आप इसमें भी फैक्ट चेक कीजिए, यही बीजेपी की प्रॉब्लम है। विपक्ष के नेता क्या कहते हैं, यहाँ के टीवी चैनल पे हमें पता नहीं वो भारतीय है कि नहीं है, तो कि स्पीकर ने उनको शपथ दिलाई क्योंकि नॉन भारतीय। क्या किसी भी पार्लियामेंट में, अशोक जी आपके कई डिफरेंसेस हो सकते हैं राहुल जी के साथ में, इसमें आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और जर्नलिस्ट अधिकार है। क्या आप मानते हैं राहुल गांधी जिसके पिताजी ने और दादी ने देश के लिए शहादत दी वो भारतीय नहीं है? मतलब बीजेपी, आप देखिए गिरिराज सिंह जी वो देशद्रोही है। अब आप देखिए इस चीज को, क्या हमारी 10 डिफरेंसेस हो गए मोदी जी के साथ। मैं कभी नहीं कहूंगा मैं मोदी जी देशद्रोही है। ये किस तरह की भाषा है? ये भाषा एक शहीद के बेटे, शहीद के पोते को टारगेट करने के लिए है, क्योंकि भाजपा नहीं कर सकती है। तहसीन
तहसीन जी, भाजपा ये कभी नहीं कर सकती। तहसीन जी, मैं उसमें भारतीय नहीं है। हाँ ओके, एक मैं पर्सनल नहीं जा रहा हूँ ना, मुझे पर्सनल, लेकिन आज सोशल मीडिया पे एक खबर थी, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट, सोशल मीडिया पे आज एक खबर थी, सिर्फ वो बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा मैं पर्सनल नहीं जानता। आज 9 सितंबर है और 9 सितंबर फिरोज गांधी जी का आज जो है डेथ एनिवर्सरी है, और लोग 8 तारीख को, और लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे थे कि भाई क्या हुआ कि गांधी परिवार से कोई भी जो है फिरोज गांधी जी की जो है कब्र पे गया नहीं। मैंने कहा वो मुझे, मेरा विषय नहीं है, क्योंकि सुनिए, मेरा विषय नहीं है। मैं राहुल गांधी के पुराने भाषणों में भी नहीं जाऊंगा ज्यादा, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसमें मैं उलझूंगा नहीं। मैं तो आज के जो भाषण मेरे पास है, उसके जो फैक्ट्स हैं, मैं एक एक करके उसका फैक्ट चेक करना ज्यादा पसंद करूंगा। शिवम जी जल्दी से, फिर उसके बाद हर्षवर्धन जी के पास आऊंगा। तहसीन भाई ने कहा कि जाहिर है क्या उन्होंने यहाँ पर शपथ नहीं ली? बिल्कुल नहीं है। क्या वो इस देश के नागरिक हैं? बिल्कुल है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ उसी विषय पर, सुब्रमण्यम स्वामी जी की जो पिटिशन है वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कोर्ट में हो चुकी है। उनके पास 2 नागरिकता है, 1 नागरिकता है, नहीं है। सुनिए सर, सुनिए, वो कोर्ट डिसाइड कर लेगा ना, हम उस पर क्यों जाए? एक ही लाइन सर, मुझे फिर एक ही लाइन। जब हम सुब्रमण्यम स्वामी जी की ये बात मानते हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं मोदी जी चीन के साथ मिले हुए, और जो शब्दों का प्रयोग, सर मैं चाह रहा हूं कि सुनिए शिवम जी मेरी एक बात सुनिए, शिवम जी मेरी एक बात सुनिए, तहसीन मेरे मित्र, शिवम जी मेरी एक बात सुनिए, एक मिनट तहसीन जी, एक मिनट रुकिए। तहसीन मेरे मित्र हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उन्होंने ट्रैप में फंसा दिया राहुल गांधी के। जब हम झूठों का फैक्ट चेक करने लगे तो उन्होंने ट्रैप में फंसा दिया, नागरिकता ये वो, उस पर 1 मिनट वो बोलेंगे, 2 मिनट आप बोलेंगे, 1 मिनट वो बोलेंगे, वो ट्रैप में फंसा रहे हैं राहुल गांधी के। शिवम, उनके ट्रैप में मत फंसिए। आज के राहुल गांधी के सारे झूठों को एक एक करके फैक्ट चेक करते चलिए, उनके ट्रैप में मत फंसिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं अभी मैं सुनवा रहा हूं अभी चीन का भी, जो चीन में बेरोजगारी नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं आपको बॉयकॉट कर रहा हूं। खान मार्केट गैंग के लोग मुझे सब बॉयकॉट करेंगे धीरे धीरे। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अशोक जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी ने कहा उसका जो बेसिक एक है उस पर हमें बात करनी चाहिए, और उसके बाद मैं दूसरी बात भी करूंगा। वो लंबे समय से सदन से लेकर विदेश में जाने से लेकर हर जगह एक बड़ा जोर देते हैं, और वो जो हमारा आर्टिकल 1 है, जिसमें जो संविधान हमारा है, और उसमें जिस तरह से हम भारत को परिभाषित करते हैं, इंडिया दैट इज भारत, उसको बहुत बात करते हैं। और एक चीज की बड़ी बार बार जिक्र करते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब वो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हुए जो उन्होंने कहा किया है उस पर खूब चर्चा होनी चाहिए। और मूल रूप से भारत का विरोधी विचार है। जो वहां यूनियन ऑफ स्टेट्स है उसकी पूरी जो डेफिनेशन है वो अंग्रेजों से स्वाधीन हुए भारत की बात है, इंडिया की। लेकिन भारत 5000 वर्षों की सभ्यता है, हम सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, हमारी अपनी संस्कृति है, अखंड भारत है। ये कोई हम 15 अगस्त 1947 को राज्यों से नहीं बने हैं। पहले तो ये जो राहुल गांधी बार बार करने की कोशिश करते हैं और हर राज्य को अलग करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, भाषाओं के बीच में लड़ाते हैं, हिंदी तमिल, हिंदी तेलुगु। तीसरा काम उन्होंने किया, सिख को एक कहा कि आपने टर्बन पहना हुआ है, आपने पगड़ी पहनी हुई है, तो ये भी पूछा जाए नहीं सिख क्यों बने? 10 गुरुओं को क्यों सिख बनाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि मुगलों का आक्रमण था। अगर मुगलों से लड़ने के लिए सिख बने, हिंदुओं में से बड़ा बेटा घर का सिख बन जाता था, तो यह भी कहना चाहिए। फिर उसके आगे की बात, सिख डरते किससे? 84 में नरसंहार किया, इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने कर दी। उसके बाद देश भर में कांग्रेसियों ने नरसंहार किया सिखों का, यह बाकायदा अलग अलग आयोग की रिपोर्ट में है। तो यह भी बताना चाहिए राहुल गांधी को। और अब मैं आता हूं जो वो चीन पर बात कर रहे हैं। पहली बात तो यह कि पता नहीं तहसीन जी ने पढ़ा या वैसे ही बोल दिया कि सब मोदी ने सब चौपट कर दिया है, नोटबंदी कर दी, फलाना कर दिया, धमाका कर दिया, शेयर बाजार भी चौपट कर दिया, ये सब बोला था। 2.5 लाख फर्जी कंपनियां उसी नोटबंदी के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एक होती है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने देश में 2.5 लाख ऐसी शेल कंपनियों को पकड़ा जो सिर्फ पैसा इधर उधर कम करने के काम में लगी हुई, और
सरकार ने जो फॉर्मल इकोनॉमी होती है उसको किया। आज जो गरीबों के खाते में कोविड के समय हर समय जो पैसे चले गए और दुनिया के दूसरे देशों की तरह तबाही नहीं हुई, उसका सबसे बड़ा अगर कहें तो नोटबंदी बुनियाद है, जिसमें वो जैम ट्रिनिटी आती है। अब दूसरा उन्होंने कहा शेयर बाजार बर्बाद कर दिया। फिर मैं बताता हूं एक और आंकड़ा। जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो सेंसेक्स था 25,000 पर, 25,000 पर। वो मई 2014 में आए थे, तब 25,000 पर था। उनके आते ही सेंसेक्स भागा 26,000 हो गया। और आज जब दुनिया भर की कंपनियां, हिंडनबर्ग से लेके जाने कौन कौन लगे हुए हैं भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में, राहुल गांधी रोज गिराने की कोशिश करते हैं, बर्बाद करने। 81,554 ये सेंसेक्स है आज का। 25,000 से 81,554। हमारी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी भी करीब करीब 2.5 गुना बढ़ चुकी है। जब हम मनमोहन काल में थे, आज मोदी काल में। ये आंकड़े हैं जो जानना चाहिए। अब हम आते हैं चीन पर। हर्षवर्धन जी, बेरोजगारी तो है ना, बेरोजगारी तो है, और बेरोजगारी की तरफ राहुल गांधी बार बार ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं उन्हीं दोनों पर आ रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग और बेरोजगारी। जब हम कहते हैं कि बेरोजगारी, तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी दुनिया के हर देश की समस्या है। चीन से वैसे तो खबरें निकल के मुश्किल से आती हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो चीनी हैं, वो निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों में हैं, वो चीन की अंदरूनी खबरें देते हैं। वो जो बता रहे हैं चीन की स्थिति बहुत खराब है। चीन में रियल एस्टेट कंपनियां दिवालिया हो रही हैं, चीन में फाइनेंस कंपनियों का बुरा हाल है। चीन की स्थिति ये हो गई कि उन्होंने जो कुछ तैयार किया है उसके उपभोग के लिए लोग नहीं। चीन एजिंग इकोनॉमी हो गई, इसलिए उनको अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। दुनिया से सारी कंपनियां कोविड के बाद धीरे धीरे सही फेज्ड मैनर में चाइना से निकल रही। आज सुबह की खबर क्या है? आज सुबह का समाचार यह है, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं इससे ठीक 1 घंटे बाद एप्पल का आज जो नया एप्पल आईफोन 16 आ जाएगा, इवेंट है उनका, तो एप्पल की लाइन आएगी। और पहली बार होगा कि जब दुनिया में हम मेड इन चाइना देखेंगे, उसी के साथ भारत में मेड इन इंडिया भी आ जाएगा। ये फर्स्ट टाइम होगा। तो यानी हमने 15% असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग लाइन ले ली, 25% तक ले लेंगे। अब उसके आगे की बात, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सच है। मैन्युफैक्चरिंग में जो भारत को करना चाहिए था वो नहीं किया। लेकिन किसने नहीं किया? 80 से लेकर जब चीन ने दुनिया भर की कंपनियों को अमेरिका से युद्ध के बावजूद, थियानमेन चौक होने के बावजूद, उसके बावजूद अपने यहां लाने में कामयाब रहा, तो इंदिरा जी, राजीव जी कुछ नहीं कर पाए। देश को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खत्म कर दिया। और सबसे जो बुरी बात थी कि कॉपी की थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एसईजेड पॉलिसी, जो यहां के लिहाज से ठीक ही नहीं थी। और वो किसी तरह से काम नहीं की। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो 5 सेमीकंडक्टर प्लांट भारत में लग चुके हैं। जो आगे की चीज है वो हम देख रहे हैं। ओके, चलिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद ईशान जी के पास भी आऊंगा। कुल मिलाकर देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे जो सबसे बड़ी बात लग रही है, बार बार लग रहा है कि राहुल गांधी जो है वो आरएसएस की आलोचना कर सकते हैं, बीजेपी की आलोचना कर सकते हैं, देश में करे विदेश में करे, विपक्ष के नेता, डेमोक्रेटिक राइट है उनका। लेकिन क्या वो फैक्ट्स पर आलोचना कर रहे हैं? क्या वो जो जानकारी देते हैं, जो वो कहते हैं, क्या वो फैक्चुअली सही होते हैं? मुझे लगता है उसको चैलेंज करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप भारत से बाहर जाकर, विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में जो है संसद में वॉर होती है, हालांकि बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कई बार उसमें मज़ा भी आता है, ये वो करके, लेकिन कई बार जो है शब्द जो है उनके अर्थ बड़े अलग से निकल जाते हैं और दुनिया जो है भारत को एक अलग नज़र से देखने लगती है। इसलिए मुझे उनके फैक्ट चेक करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। आऊँगा इस पर छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। अरे क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार।
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं जो राहुल गांधी विदेश में गए, अमेरिका में गए, वहां पर उन्होंने जो भाषण दिया, उसके भाषण में उनके भाषण में एक तरफ चीन के प्रति प्यार था, दूसरी तरफ भारत पर प्रहार था। तो चीन के प्रति ये प्यार जो है, क्या वो करार है जो 2008 में कांग्रेस के साथ हुआ था, या क्या कारण है? दूसरी तरफ भारत पर वो प्रहार करते हैं तो वो फैक्चुअली जो है गलत क्यों होते हैं? क्योंकि उनके फैक्ट्स जो हैं, उनके जो तथ्य हैं वो गलत होते हैं। इसी पे चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले आगे बढ़ो, मैं एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने एग्जैक्ट वर्ड जो थे उनके कि चीन में बेरोजगारी नहीं है जब भारत की बात कर रहे थे, जबकि मैं आपको बता चुका हूं चीन में बेरोजगारी भारत से कहीं ज्यादा है। जरा एक बार फिर से राहुल गांधी का छोटा सा क्लिप चलाइए ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि राहुल गांधी ने इस मामले में झूठ बोला था। फिर मैं आगे डिबेट को बढ़ाऊंगा। जरा चलाइए। India has an employment problem, but there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. तो चीन में बेरोजगारी की समस्या नहीं है। एग्जैक्ट ये वर्ड थे राहुल गांधी के, जो फैक्चुअली झूठ है, व्हाट्सएप का ज्ञान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चीन में बेरोजगारी की समस्या भारत से ज्यादा है। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी बीजेपी से, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और ईशान शर्मा जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। ईशान शर्मा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अमेरिका में जाते हैं राहुल गांधी और आप क्योंकि वहीं पर अमेरिका में इस वक्त हैं, ये जो पूरा जो इकोसिस्टम है जो इस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी का कार्यक्रम कर रहा है, विपक्ष के नेता जाएंगे, कार्यक्रम करेंगे, बात करेंगे, लेकिन टोटल जो है इसकी वहाँ पर लार्जर पिक्चर कुछ आप वहाँ से देख सकते हैं, क्या देख रहे हैं? जी, जय श्री राम अशोक जी, अशोक जी, पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बट सबसे पहला ये देखना जरूरी है कि हु इज ऑर्गेनाइजिंग दीज कॉन्फ्रेंसेस या समिट्स। वो सैम पिट्रोडा जी हैं। आप उनका बयान उठा लीजिए, चुनाव से पहले जो आया था, जो नस्ल बेदी उन्होंने बयान दिया था, विच इज एक्चुअली अ क्रिमिनल एक्ट, वन थिंग। सेकंड, इनहेरिटेंस टैक्स की उन्होंने बात करी है। दूसरी बात, हम आते हैं अमेरिका में बैठ के अगर भारतीय महिलाओं के बारे में या पैट्रियार्की के बारे में बोला जाता है, एक ऐसे देश में बैठ के जहां पर ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन आज भी औरतों को अपने शरीर पर अधिकार नहीं देती। 50% अमेरिकन पॉपुलेशन अबॉर्शन राइट्स के अगेंस्ट है। तीसरा, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आज भी अमेरिका में लगभग 40% लोग ये मानते हैं कि 2020 का चुनाव फेयर नहीं था। इट वॉज अ स्टोलन इलेक्शन। एक्स प्रेसिडेंट इज शॉट एट, उनके ऊपर गोली चलाई जाती है। और आप थोड़ा क्रोनोलॉजी समझिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अभी अमेरिका में हैं, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर अमेरिका में हैं, कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अमेरिका में हैं, और कमल हासन जी भी पढ़ाई करने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अमेरिका में हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंट साउथ इंडिया या साउथ इंडिया के अगेंस्ट कैसे भेदभाव हो रहा है, चाहे वो लैंग्वेज को लेके देख लीजिए, चाहे वो फाइनेंस कमीशन के फंड ट्रांसफर को लेके देख लीजिए। और अगले साल डिलिमिटेशन कमीशन आने वाला है, आपको एक पूरा नैरेटिव बिल्ड होता हुआ दिखेगा कि कैसे दक्षिण भारत के साथ एक अन्याय हो रहा है, एक विक्टिमहुड क्रिएट किया जाएगा और फिर से भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर अटैक होगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर अमेरिका जा रहे हैं तो उन्हें वहां पे उनसे पूछना चाहिए, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू टेररिस्ट हैं, ओपनली प्राइम मिनिस्टर को थ्रेटन कर रहे हैं, डिफरेंट हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं अमेरिका में, उनको थ्रेटन कर रहे हैं,
उनके बारे में सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम होते हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटीज लेफ्ट लीनिंग लिबरल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर गजा के लिए प्रोटेस्ट होते हैं, बट बांग्लादेशी हिंदूज के लिए प्रोटेस्ट नहीं होते। उनके लिए क्यों नहीं बोला जाता? और फाइनली हिंदुइज्म कुछ ज्यादा ही लिबरल है। आप भगवान शिव पर भी कुछ भी कमेंट कर देते हैं, वो देव नहीं है, एक्चुअली वो देवों के देव महादेव हैं। और अगर डिस्ट्रॉयर की बात होती है तो ही इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द कॉस्मोस। उसको रैंडमली 4-5 शब्द उठा के कोलेट करके स्टेटमेंट्स दे देना, यही चीज अब्राहमिक रिलीजन्स के लिए क्यों नहीं कही जाती? जस्ट बिकॉज हिंदू कुछ भी सुन लेता है या सह लेता है, सो आई थिंक दिस इज नॉट फेयर। हिंदू हिंसक होता है भाई, उन्होंने पहले भी बोल चुके हैं, हिंदू हिंसक होता है। तो हिंदू हिंसक होता है तो हिंदुओं को सुनना ही चाहिए। लेकिन चलिए, विषय मेरा वो नहीं है। पर आपने जो साउथ की बात करी वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक बिंदु है, क्योंकि मैं उस पर भी आना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई तेलुगु इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हिंदी। वहाँ पे तेलुगु लोगों को ये मैसेज दिया जाता है, ये कहा जाता है तेलुगु इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हिंदी है। ये जो भाषा का झगड़ा है जिसको हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं, आज तो किसी पर भाषा थोपी नहीं जाती। और मैं यहाँ एक बात बता दूं, राहुल गांधी ने स्पेशली तेलुगु क्यों कहा, यह भी समझने वाली बात है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर ईशान जी भी और बाकी लोग भी। दरअसल इस वक्त अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय कम्युनिटी में तेलुगु पीपल लोग सबसे रिचेस्ट हैं, सबसे ज्यादा उनकी तादाद है, सबसे तेजी से जो बढ़ रही वाली पॉपुलेशन है वो तेलुगु है। और वो वहां जाके तेलुगु लोगों के बीच भड़काते हैं कि भारत में तेलुगु लोगों को कहा जाता है कि तुम्हारे पूर्वज कुछ नहीं, तुम्हारी भाषा कुछ नहीं, तुम्हारा खाना कुछ नहीं है। वो इस तरह की भाषा। तहसीन जी, ये कब हमने देखा तेलुगु को लेकर, कब इस तरह का झगड़ा तेलुगु और हिंदी का हुआ? मैंने तो कहीं नहीं देखा। सवाल ये नहीं है कि इन इंटीग्रिटीज में, क्योंकि विषय कुछ और था, अब हम किसी और विषय पे जा रहे, और ये विषय नहीं था आज का। विषय ये है कि क्या भारत के अंदर और मोदी जी और वर्तमान सरकार की नीतियों की वजह से क्या भारत का इकोनॉमिक मॉडल सामने हम प्रस्तुत कर सकते हैं? विषय अगर तहसीन जी, मेरा विषय मैं फिर कह रहा हूँ, आप बोलिए, आप मेरा मैं अपनी क्लैरिटी दे दूं, उसके बाद आप बोलिए। अगर आप भारत की इकोनॉमिक, भारत की अर्थव्यवस्था पे बोलना चाहते हैं, आपको मैं रोकूंगा नहीं। आप भारत की अर्थव्यवस्था पे जब भी मौका है आप भारत की अर्थव्यवस्था बोले। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी ये झूठ बोल रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। और राहुल गांधी ने यह भी झूठ बोला कि भारत में तेलुगु लोगों को कहा जाता है कि तुम्हारी तेलुगु इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं आपको यह बात बता दूं, राहुल गांधी ने कुछ समय पहले भारत में भी यह कहा था कि अगर संविधान नहीं होता तो दक्षिण के लोग डोसा नहीं खा सकते थे। मुझे नहीं मालूम कि डोसा जो आज भारत में हर उत्तर भारतीय के घर में बनता है, हर घर में बनता है, हर भारतीय खाता है, वो डोसा का संविधान से क्या तात्पर्य है? वो कह रहे हैं कि डोसा, अगर संविधान नहीं होता, उनकी लाल किताब नहीं होती, तो भारत में लोग डोसा ही नहीं खा पाते। ये भी गजब तर्क उन्होंने दिया था। बाकी आपको लगता है कि इकोनॉमी बोलना, आप बोलिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये नफरती बयान है, ये भारत को तोड़ने का बयान है। बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है, बात हर उस चीज के जिसके बारे में, डाइवर्सिटी के लिए, जिसके लिए बारे में राहुल गांधी जी खड़े हो रहे हैं। मणिपुर में ड्रोन अटैक्स हुए, रॉकेट अटैक्स हुए, भारत के एक राज्य में रॉकेट अटैक्स हो रहे, मिसाइल अटैक्स हो रहे। वर्तमान प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। पन्नू के बारे में आपके शो पे बोला गया था, पन्नू एक आतंकवादी है। पन्नू को बचाने के लिए अमेरिका की सरकार ने चार्जशीट मैंने पढ़ी, आपने भी पढ़ी, न्यूयॉर्क के कोर्ट के अंदर भारत की सरकार को इंडाइट किया। भारत की सरकार ने कभी भी इस चीज को डिनाई नहीं किया है कि पन्नू को असैसिनेट करने की हमने कोशिश की। कहते हैं हम इसके साथ अमेरिका के साथ कोऑपरेट करेंगे। जो निज्जर के साथ हुआ, जो ट्रूडो भारत ने इसके सबूत मांगे हैं सर, जो मेरी जानकारी है। नहीं, भारत ने सबूत मांगे हैं। नहीं, सबूत नहीं मांगे। भारत ने ये कहा है, प्लीज अगर मेरे बीच में बोला नहीं, उसमें कोई हाथ नहीं है। एक मिनट अगर मैं अपनी बात रख दूं, फिर नहीं, आप रखिए। लेकिन ये जो मैंने भी पढ़ा, भारत ने ये कहा है कि हमने ऑफिशियली कुछ नहीं इसके पीछे है। जो अगर कोई अफसर है, ये अनऑफिशियली भारत के हो गए। भारत ने वो चार्जशीट के अंदर जो वीपीएन नंबर्स है, वो भारत की सरकार के ऑफिसर्स के नंबर्स है, जैसे ट्रांजैक्शंस हो, फोटोग्राफ्स है। और ये भारत उसमें अब तक उसको रिजॉल्विंग, इसलिए अमेरिका के साथ कोऑपरेट कर रहा है। निजर के समय ट्रूडो इमैच्योर था। मैं ये डिबेट के विषय है नहीं। भारत मणिपुर पे रॉकेट्स गिर रहे, पन्नू का विषय है नहीं। विषय ये है कि क्या भारत के विपक्ष के नेता ने सही मुद्दे उठाए। चाइना के मुकाबले भारत में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है,
और ये अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इतनी गंभीर है कि अगर रशियन आर्मी और इजराइल आर्मी में जगह खुलती है, युवा, भारत के युवा वहां जाते भर्ती होने के लिए, आज भी वहां पे फंसे हुए रशियन आर्मी के अंदर। ये बात ठीक है कि जयशंकर जी ने इसके बाद बात की और ये बात हुआ कि वो लोग बाहर आएंगे, लेकिन वो जब हमारे भारतीय शहीद हुए इसके बाद हुआ, वो वहां क्यों जा रहे नौकरी करने के लिए? ये दिक्कत है। अगर विपक्ष के नेता ये नहीं बोले कि मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को इंप्रूव करना चाहिए और हम यहां बैठकर कहेंगे कि वो देशद्रोही है, वो देश को तोड़ना चाहते, वो साउथ इंडिया को तोड़ना चाहते, उनके परिवार ने बलिदान दिया इस देश के लिए। तहसीन जी देशद्रोही, तहसीन जी साउथ इंडिया में शहीद हुए, तहसीन जी में बैठ के कहोगे साउथ इंडिया को? तहसीन जी मेरे नहीं, मैं तो कह रहा हूं तहसीन जी, मैं ये बात कह रहा हूं, अगर अमेरिका में जाकर तेलुगु लोगों के बीच वो ये कहते हैं कि भारत में तेलुगु को कहा जाता है कि आपकी भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी इंपॉर्टेंट है, तो मैं कह रहा हूं ये भारत को तोड़ने की, भारत को कमजोर करने की, भारत की फॉल्ट लाइंस को जो है ये गहरी करने की। और आपने मणिपुर का आपने सुनिए ना, आपने मणिपुर का जिक्र उठाया, राहुल गांधी मणिपुर पे बोलते, उसके बाद ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो फैक्ट, लेकिन उन्होंने वहां पे जाके तेलुगु को ये कहना कि आपकी भाषा को, ये क्यों वहां जाकर सरदार को कहना कि तुमने टर्बन पहना है? तो भारत में क्या टर्बन पहनने को लेकर कभी कोई विवाद हुआ है? सिर्फ एक बार हुआ है 1984 में, जब जिसने टर्बन बांधा था उसकी गर्दन काट के उसको गले में उसके टायर डाल के जला दिया गया था। सिर्फ एक बार टर्बन को लेकर विवाद हुआ था। मैं आपसे काउंटर सवाल पूछता हूं, और थोड़ा सा ये सवाल है, इसके बारे में सोचना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के एसपीजी में कितने हमारे सिख हैं? मुझे कुछ सिखों से परेशानी नहीं है सर, मुझे क्यों परेशानी होगी? मैं तो सिखों को भाई मानता हूं। मैंने ये कहा कि ये ना मैंने ये कहा कि सिखों का ये कहना कि तुमने टर्बन बांधी है, ये तो सिख आदमी टर्बन बांधता है। मैं तो रिवर्स कह रहा हूं। नहीं, रिवर्स क्यों कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं ये मुद्दा भारत को डिवाइड करने के लिए उठाया गया, सिखों का मुद्दा। हाँ शिवम जी बोलिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं कह रहा हूं तेलुगु का मुद्दा, मैं कह रहा हूं सिखों का मुद्दा भारत को डिवाइड करने के लिए उठाया गया। शिवम जी बोलिए। अमित शाह जी ने कहा था या नहीं कहा था कि सबको हिंदी नेशनल लैंग्वेज करना होगा? कहा था या नहीं कहा था? फिर शिवम जी बोलिए। अशोक श्रीवास्तव जी, ये बातें हिंदुस्तान को इस स्तर पर तोड़ने वाली हैं, और तहसीन भाई ने जो बोला ये तो डराने वाली है। प्रधानमंत्री जी की एसपीजी सिक्योरिटी में कितने सिख हैं, ये बात तहसीन पूनावाला पूछ रहा है। मुझे तो पता भी नहीं कितने हैं कितने नहीं है, मैं नहीं जानता उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में। जब वो पंजाब में होते हैं तो कितने होते हैं, जब वो तेलंगाना में होते हैं तो कितने होते हैं, तमिलनाडु में होते हैं तो कितने होते हैं, उत्तर प्रदेश में होते हैं तो कितने, मतलब क्या बात कर रहे हैं? जाति धर्म के आधार पर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में ये सवाल पूछा जाएगा, और आप हिंदुस्तान के नेशनल टेलीविजन पर इस तरह के सवाल पूछने के लिए अलाउड है? ये इससे ज्यादा खतरनाक एजेंडा क्या हो सकता है भाई? कमाल बात होगी। प्रधानमंत्री की एसपीजी सिक्योरिटी में इस देश ने, शर्म कीजिए, ऑलरेडी दो प्रधानमंत्री ऐसे खोए हैं, और आप इस तरह का सवाल पूछ भी पा रहे हैं। अब आते हैं तेलुगु वाले विषय पर। ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है जो आपने बोला। अब आगे आता हूं। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक फिल्म आई थी कंतारा, पता नहीं आपने देखी है अशोक जी या नहीं देखी। उनके एक एक्टर हुआ करते थे ऋषभ शेट्टी। मैंने तो शायद पहली बार ही ऐसा देखा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यक्रम होते हैं, उनका आना हो जाना हो, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री तमिल भाषा को लेकर कितने वोकल है, कितनी बार बोलते हैं, कितनी बार तमिल बनारस संगमम की बात की जाती है, कितनी बार इंटरकनेक्टिविटी की बात करते हैं कि संस्कृति में एक दूसरे के साथ जुड़ाव होना चाहिए। किस तरीके से चाइना के जब प्रेसिडेंट आए तो उनको कहां लेकर जाया गया? महाबलीपुरम। और जब वो लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री खुले मंच पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं कि तमिल भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, और ये कहते हैं कि हम हिंदी इंपोज कर रहे हैं, नहीं भाई बिल्कुल नहीं कर रहे, आप एक्चुअली बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूं कि ये देश को तोड़ने वाली मानसिकता है जब आप इतने हद स्तर तक गिर जाए कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से लेकर और लिंग्विस्टिक अप्रोच पर आ जाए, भाषा पर आ जाए, इस तरह की चीजें नहीं है हिंदुस्तान अब इन चीजों में, बहुत आगे निकल चुके हैं और अब इनमें रहना भी नहीं चाहिए। ओके, छोटा सा ब्रेक लेना, हर्षवर्धन जी तुरंत आऊंगा ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में, इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया।
आपने? ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए 2 टुक हम राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयानों पर चर्चा कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बोलिए। हर्षवर्धन जी। अशोक जी, मैं एक जरूरी बात मेरे मन में आती है और मैंने वो लिखा भी, फिर से दोहरा रहा हूं। राहुल गांधी जिस तरह से हिंदी, उत्तर भारत, इन सब का विरोध करते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि इसके बावजूद उत्तर भारत के लोग उनको हमेशा जिताते रहते हैं। फिर से जिताकर भेज दिया। वो जब हार गए थे अमेठी से ना, तो उन्होंने कहा था उत्तर भारत के लोग तो यूं ही भावनाओं में बह के वोट कर देते हैं, दक्षिण के लोग बड़ी समझदारी से वोट करते हैं। राजनीति की गहरी समझ नहीं है उत्तर भारत के लोगों को, समझ नहीं है। और लगातार अगर आप ध्यान से देखें तो बार बार जब हिंदी इम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, दरअसल उत्तर भारत के लोगों को मतलब इस तरह से विलेन के तौर पर पेश कर रहे हैं। मैं तो देश के उत्तर भारत के जो लोग हैं उनको जरा ये आग्रह करूंगा कि वो राहुल गांधी की इन भाषणों को देखें। और वो लगातार ये काम करते हैं। बनारस में जाकर उन्होंने बता दिया था सारे बनारसी वो सड़क पर शराब पी के लौटते रहते हैं, हमको दिखे। मतलब कभी भी कुछ भी बोलते हैं, उत्तर भारत पहुंचते हैं तो जाति पूछना शुरू कर देते हैं लड़ाने के लिए। और मेरे लिए सचमुच आश्चर्य का विषय है कि आप जरा सोचिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो यजमान बनते हैं, पंचवटी से वो अपना 11 दिन का अनुष्ठान शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं, नासिक से वो जाते हैं, जितनी भाषाओं की रामायण है, पहले वो मराठी की भावार्थ रामायण सुनते हैं, उसके बाद जितनी भाषाओं में है उन सब रामायण को सुनते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जी। वहां अलग अलग जो भगवान राम से जुड़े हुए स्थान हैं वहां जाते हैं जी। एक दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो ये कहते हैं कि ना जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ एक दूसरे को लड़ाने के लिए उनका सब कुछ दिखता है। सनातन को खत्म करने वाले लोग उनके साथी हैं, हिंदू धर्म को एड्स, मलेरिया वायरस बताने वाले, डेंगू बताने वाले उनके साथी। बड़ा विचित्र। उसके बावजूद देश के हिंदी पट्टी के इलाकों में कांग्रेस इतनी ज्यादा है, ये आश्चर्य का विषय। चलिए मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं एक चीज चलते जल्द मैं कह देता हूं, बिल्कुल समय खत्म हो गया। मेरे प्रोड्यूसर मुझे कह रहे हैं वाइंड अप का इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूं राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कम्युनिकेशन के संवाद सभी विकल्प हमारे बंद कर दिए गए। संसद में हम बोलते हैं तो टेलीवाइज नहीं होता। उसका फैक्ट चेक किया है कि राहुल गांधी संसद में 90 मिनट तक बोले थे और 90 मिनट उनका भाषण दिखाया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे 1 घंटे 54 मिनट बोले थे, उनका पूरा भाषण दिखाया गया था। राहुल गांधी ने यह भी कहा लीगल सिस्टम में हम डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं और कुछ नहीं होता। मुझे कोई बताए कि क्या देश की अदालतों में सुनवाई नहीं होती? कांग्रेस के लोग जाते हैं तो लीगल सिस्टम में उनकी सुनवाई नहीं होती। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा आरोप है, लेकिन आज समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का 2 टुक में जुड़ने के लिए। कल आपसे मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।